Hi, you are stronger than you think. Keep going. Today is 11th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। श्री जीवी मावलंकर जी थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है कैलकाटा हाई कोर्ट। 1996 में आया था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो आई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 315 के तहत बना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के सवाल है, इन विच स्टेट इज द गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? द ग्लास जॉ टर्मिनोलॉजी, अब स्पोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। ग्लास जॉ टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? अलाई दरवाजा इज अ गेटवे टू विच मॉन्यूमेंट? हु बिल्ट द आगरा फोर्ट? विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है डिलीनिएट करना, मतलब चित्रित करना, चिन्हित करना। डिस्क्राइब्ड और पोर्ट्रे समथिंग वेरी प्रिसाइजली। कोजेंट का मतलब होता है निश्चय पूर्वक, निश्चयात्मक, मतलब क्लियर, लॉजिकल है, कन्विंसिंग है, ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और केस। पल्वराइज करना मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, बिल्डिंग पल्वराइज्ड हो गई। रिड्यूस टू फाइन पार्टिकल्स। जिटर का मतलब होता है घबराना, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस। स्लम्बर का मतलब होता है नींद, फॉल इनटू अ डीप पीसफुल स्लीप। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स है, आज हम पढ़ेंगे फार्मर्स एक्ट के बारे में, फार्म एक्ट के बारे में, और ये जो प्रोटेस्ट है उसका क्या नया ऑब्जर्वेशन है। देन दिस इज अबाउट सेंटर ने जो पावर ब्लैकआउट के फियर्स हैं उसको डिनाई किया है। दिस इज कोल, कोल का शॉर्टेज चल रहा है। विल गेट टू नो कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो विल प्रिपेयर अ नोट ऑन ज्योग्राफी बिहाइंड कोल फॉर्मेशन। आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन का अभी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। दिस इज डोंट माइंड द गैप। दीज आर टनल्स, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स एंड वैक्सीनेशन। होम कमिंग है, टाटा एयरलाइंस हो गई है, एयर इंडिया अब टाटा के पास है। ताइवान का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है इंडो पैसिफिक में। इससे रिलेटेड इंडिया के क्या कंसर्न्स है, विल हैव अ टॉक। ताइवान का एक ब्रीफ हिस्ट्री भी जानेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स मार्जिनली, ये 4 पैरामीटर्स बेटर हुए हैं। यूएस एंड क्वाड, इंडिया एंड चाइना, दिस इज अबाउट फेस्टिवल सीजन। काला पानी फिर से न्यूज में है, काला पानी विल गेट टू नो ये एरिया क्या है, इंडिया नेपाल रिलेशंस। ओडिशा का क्योंझर एरिया है, माइनिंग के कारण यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नया बिल्डिंग है, ग्रीन पुश। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, विल गेट टू नो। दिस इज बीट विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे फॉर दिस बीट पुलिसिंग। दिस इज ताजमहल, कोयला इन हिंदी, एंड दिस इज एमिजन शेयर। ये है सीसेट के सॉल्यूशंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See. So 10th of October को prelims हुआ। Let us see लास्ट ईयर जो prelims हुआ था 4th of October, तब हमने क्या बात की थी। ये अपना वीडियो चैनल है, गो टू प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में अगर हम अक्टूबर 2020 पे जाते हैं, अक्टूबर 2020, so this is the video of 5th of October, 5th of October. हाय, OMR सबमिट हो चुका है। प्रीलिम्स 2020 इज ओवर, इट्स ओवर। जैसे कोविड-19 है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वैसे ही प्रीलिम्स की आंसर की होती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, बट नोबडी नोज व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। ऊंट किस करवट बैठेगा, नोबडी नोज। सो स्टडी। एग्जाम नहीं लिखा, यह फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक्सीलेंट। अभी बहुत कुछ सीखना और देखना बाकी है, स्टडी। लास्ट अटेम्प्ट है, इतने साल पढ़ा है तो थोड़ा और पढ़ लीजिए, स्टडी। प्री और मेंस का जो ड्यूरेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम।
fix your eyes. So the point is you have to study. अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स था और 23 या 24 को रिजल्ट्स आ गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी 20 समथिंग डेज में रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये जो अक्टूबर का टाइम है, दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज। इस टाइम को यूटिलाइज करिए। और ये जो एग्जाम है, दिस एग्जाम इज मेंट फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ये जो पूरा महीना है अक्टूबर का, इसको यूटिलाइज करिए एंड स्टडी फुल थ्रॉटल। लॉन्ग रन में केवल यही एक चीज है जो बेनिफिट करती है। ओके, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट ओवर थिंक। और आंसर कीज वगैरह इन सब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। इट्स कंप्लीटली फ्यूटाइल एक्सरसाइज। कट ऑफ, आंसर शीट एटसेट्रा। स्टडी इस अक्टूबर के टाइम पर स्टडी करिए। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ है दिस द हिंदू का। दिस इज अबाउट जो फार्मर्स का अभी नया 3 बिल आए हैं, 3 एक्ट आए हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर अपन प्रोटेस्ट की भी बात करें तो जैसे बंगाल हुआ, बिहार हुआ, इस साइड जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट नहीं है। फार्मर्स इन ईस्ट सी लिटिल होप इन स्टेर। दे हैव नॉट गॉट मैनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट द न्यू लॉ थ्रेटन टू टेक अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया का, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड एक्ट के थ्रू या फिर एमएसपी है, दिस इज अ पॉलिसी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज अ लेजिस्लेशन। कोविड-19 के टाइम पे प्रधानमंत्री दिस रिलीफ योजना में, गरीब कल्याण योजना में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फ्री, कम पैसे पे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब ये जो 3 एक्ट्स है ना, वी शुड बी नोइंग अबाउट देयर नेम। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। मतलब फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है, अनाज जो उगा रहा है, उसका ट्रेड कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, बेचेगा कहाँ पे, फैसिलिटेट उसको कैसे किया जाएगा, ये है पहले एक्ट में। इसके प्रोज कुछ बता सकते हैं कि जैसे अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि जहाँ किसान ने फसल उगाई और जहाँ उसकी बिकाई हो रही है, जहाँ वो बेच रहा है, इसके बीच में बहुत सारे मिडिलमैन आते हैं, बहुत सारे बॉटलनेक्स आते हैं। तो फार्मर को बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं मिलता उसके प्रोड्यूस का। सो पहला जो है वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट को देखना चाहता है। सेकंड जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इधर बात है कि जैसे फार्मर ने कोई फसल लगाया तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है एग्री बिजनेस का। कि जैसे कोई टोमेटो की इंडस्ट्री है, फार्मर ने टोमेटो का प्रोडक्शन किया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस अश्योरेंस यहाँ पे मिलेगा, प्राइस गारंटी मिलेगा। एग्री बिजनेस, होलसेलर, एक्सपोर्ट्स। सो अगेन इससे क्या पर्पज है करने का, इससे पर्पज ये है कि फार्मर को एक फिक्स्ड इनकम मिल सके, फार्मर का एम्पावरमेंट हो, प्रोटेक्शन हो, अश्योर्ड प्राइसिंग में। इसी को बोला गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पहला जो बिल है इसको एक्ट को बोला गया था एमएसपी से रिलेटेड, एमएसपी और ट्रेड की जो मंडीज होती है, एपीएमसीज होती है, इससे रिलेटेड। अब जो थर्ड है वो है एसेंशियल कमोडिटीज। 1955 का एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट ये हुए कि जो कमोडिटी लाइक सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटो लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी में है। एंड डू अवे इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग। एक्चुअली क्या होता था कि पहले जैसे स्टॉक होल्डिंग होती है, अनियन का शॉर्टेज चल रहा है तो उसका जमाखोरी हो गई, इस जमाखोरी को स्टॉप करना सरकार का मैंडेट होता है। तो अब ये बात है कि सीरियल्स, पल्सेस, अनियन, पोटैटो, ऑयल सीड्स का आप स्टोरेज कर पाओगे। एसेंशियल कमोडिटी में इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया है। सो दिस इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये बिल लिखा है बट अब ये एक्ट बन गया है, पार्लियामेंट ने इसको पास कर लिया है। जो प्रॉब्लम मेनली आई ना वो इन दोनों बातों पे प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट के भी 2 मायने हैं। एक तो जो एमएसपी है, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर देखा जाए तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी नेट। तो फार्मर्स आर डिमांडिंग कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट शुड नॉट डू अवे विद दिस एमएसपी। मतलब एमएसपी की जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, दिस इज द डिमांड।
सेकंड जो है वो ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग होती है तो उससे जो बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रीज है, कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेट क्या फार्मर्स के राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर लेंगे? बिकॉज फार्मर्स इतने ज़्यादा वेल अवेयर नहीं होंगे, लीगली अवेयर नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगी, तो इस केस में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने का देर इज़ अ चांस। और यहाँ पे बात है एमएसपी भी मिलना चाहिए फार्मर्स को, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। बिकॉज मैनी अ टाइम्स जो फसल है वो खराब हो जाती है या उसकी प्रॉपर सेल नहीं हो पाती, सो दे नीड अ सर्टेन सेफ्टी नेट। तो प्राइमरली इन दोनों बातों पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि जैसे एमएसपी है या फिर मंडी सिस्टम है, जैसे बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है, ये जो दो चीज़ें हैं ना, एमएसपी और मंडी, ये प्राइमरली देखी जाती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, इस बेल्ट में। और यही जो बेल्ट है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला बेल्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब वीट और दिस पैडी राइस, इसका बम्पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया दिस पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। सो इसी टाइम पे एमएसपी का भी कल्चर आया, बिकॉज उस टाइम पे फूड का शॉर्टेज होता था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एमएसपी से ये फसल प्रोक्योर करेगी फार्मर से और पीडीएस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ज़रूरतमंद के पास। तो इसलिए ये पूरी पॉलिसी आई एमएसपी वगैरह की। अब ये जो पॉलिसी है इसमें भी जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन 60s 70s का दौर है, 2021 में देखें तो जो फूड हमारे प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी हैं, तो जो फूड एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके गोदाउन ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं और यहाँ पे वेस्टेज भी बहुत हो रहा है अनाज का। प्लस एमएसपी एज अ रिजीम जो है, एज अ पॉलिसी है, क्या इसमें टिंकरिंग करना है, क्रॉप डाइवर्सिटी होनी चाहिए, फार्म इनकम अलाइड एग्रीकल्चरल इनकम में कैसे पुश करें, इन सब चीज़ों को अगर देखें तो फार्म जो बिल है इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इन सब के बिहाफ में, कि मॉडर्नाइज कैसे करें एग्रीकल्चर को एट्सेट्रा। बट एग्रीकल्चर इज़ अ सोशो इकोनॉमिक थिंग, पॉलिटिकल एंगल भी होता है। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। और सेंसिटिव होने के कारण इसमें कुछ पॉलिटिसाइजेशन वगैरह भी है। द पॉइंट इज़, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया था कि जो फार्मर्स की कंसर्न्स है, एप्रीहेंशंस है, वो जेन्युइन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पे स्टे लगा दिया। तो आज की डेट पे ये एक्ट जो है उस पे स्टे लगा हुआ है। आगे बात है डिबेट एंड डिस्कशन की, और दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, डिबेट एंड डिस्कशन, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं होती है। वी शुड कम फॉरवर्ड, डिबेट एंड डिस्कशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सो दिस इज अबाउट दिस फार्मर्स टेक। अब ये जो आर्टिकल था ना वो ये भी बता रहा था कि जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ अगर अपन देखें ना तो एमएसपी का इतना बेनिफिट है नहीं। जो प्रोक्योरमेंट होता है ना वो भी इन राज्यों में कम है परसेंटेज, ज़्यादातर है यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा इधर। सो दैट इज़ वाई जो प्रोटेस्ट है ना वो भी कुछ पॉकेट्स में यहाँ ज़्यादा विजिबल है। दिस इज़ द मैसेज। देन दिस इज सेंटर रिबर्ट्स फियर ऑफ पावर ब्लैकआउट। पिछले कुछ टाइम से ये न्यूज़ चल रहा है कि जैसे चाइना में कोल का शॉर्टेज हुआ, इंडिया में भी होगा और पावर ब्लैकआउट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिंग एनी फियर ऑफ डिसरप्शन इन पावर सप्लाई ड्यू टू कोल शॉर्टेज मिसप्लेस्ड है, एग्जैजरेटेड है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने संडे को कहा। कोल स्टॉक्स सफिशिएंट है, इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव भी किया जाएगा। बट यस, डिमांड का सर्ज हुआ है बिकॉज अनलॉक के कारण पावर डिमांड बढ़ गया। सप्लाईज भी हिट हुई है कोविड एंड मॉनसून के कारण। कोविड के कारण सप्लाई साइड बॉटलनेक, मॉनसून के कारण जो खदान है वहाँ पे पानी एंड ऑल, तो सप्लाई हिट हुआ है। सो दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग, ऐसा कुछ सीवियर शॉर्टेज नहीं होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। वॉट वी शुड बी नोइंग, हमारे कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस में लिखा है कोल मतलब ज्योग्राफी, पावर जनरेशन भी है। तो पहले हम देखते हैं कोल है क्या। कोल क्या होता है? कोल मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, 300 मिलियन ईयर्स अगो तो ये पहले अर्थ पे थे। ये दे डाई तो स्वॉम्प टाइप समुद्र वगैरह में कहीं भी ये डूब जाते हैं, और फिर इसके बाद ये लेयर्स में डीप इनसाइड द अर्थ बरी हो जाते हैं। वाटर डर्ट होता है, ऊपर से प्रेशर होता है, टाइम लगता है, हीट लगती है, और ये जो रिमेन्स हैं ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रेजुअली मिलियंस एंड इन मिलियंस ईयर्स बाद टाइम और प्रेशर के अंदर वो बनता है, हीट के अंदर कोल। पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर कोल, इस टाइप से कोल बनता है।
कोल जो होता है पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ दिस कार्बन। जैसे एंथ्रासाइट है, ये सबसे अच्छा कोल माना जाता है, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत हाई होता है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल कहाँ मिलता है? आंसर एंथ्रासाइट, ये बहुत कम मात्रा में, मैक्सिमम इंडिया में ये वाला कोल है। तो आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी बिहाइंड कोल फॉर्मेशन, ड्रॉ अ मैप हाईलाइटिंग कोल रिजर्व्स इन इंडिया। तो पहले आप बताओ कोल कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल है ये भी, कोल कैसे बनता है, राइट ज्योग्राफी। देन एक इंडिया का मैप ड्रॉ करिए और जितने भी हमारे हैं जैसे तलचर कोल फील्ड, गोंडवाना का, नॉर्थ ईस्ट का, इधर कुछ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लिग्नाइट, नेवाइल, इन सब के एक नाम लिस्ट करिए। इसका एक मैप भी है, मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ड्रॉ दैट मैप ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कोल रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये है फ्रंट पेज, यहाँ पे बात है इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इट इज लाइक दिस, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, भूमंडल मतलब लैंड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। व्हाट इज दिस? इंडियन स्पेस एसोसिएशन एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन होगा, स्पेस और सैटेलाइट कंपनी का एक ग्रुप बन गया है। जैसे आईएस एसोसिएशन होता है, ऐसी इंडियन स्पेस एसोसिएशन है। ये रिप्रेजेंट करेगा लीडिंग होम ग्रोन ग्लोबल कॉरपोरेशंस होंगे जो कैपेबिलिटीज़ वगैरह बढ़ाने की बात करेंगे सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में। कुछ फाउंडर हैं जैसे नेल्को टाटा ग्रुप का है, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो, ये सब हैं इसके फाउंडर्स। कोर मेंबर्स में बीईएल भी है, गोदरेज भी है, ये सारे इसके कोर मेंबर्स हैं। द पॉइंट इज ये पूरा एक ग्रुपिंग है बिकॉज वी नो दो एरिया अभी प्राइम फोकस में है, एक है स्पेस, दूसरा है सी। ये दोनों अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरी है। पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है ना वो या तो स्पेस पे है या फिर सी मैरीटाइम पे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, एजुकेशन प्लस, डोंट माइंड द गैप। क्या होता है, जैसे हमने स्कूलिंग किया, ट्वेल्थ किया, फिर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 1 ईयर का गैप लेने का सोचते हैं बिफोर गोइंग टू कॉलेज। इस 1 ईयर में दे ट्राई टू फिगर आउट लॉट मैनी थिंग्स कि क्या करना है स्कूल में, अगर क्लियर नहीं है कि विच स्ट्रीम यू वांट टू चूज एंड गो लाइक दैट। तो दिस इज अबाउट डोंट माइंड द गैप। गैप एट टाइम्स इज गुड बिकॉज स्कूल में एट टाइम्स मैच्योरिटी भी कम होता है, यू गेट टू नो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, लाइक दैट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना चाहिए, द बेटर एप्रिशिएशन ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ड हो, चैलेंजेस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नॉलेज कहाँ है, आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, ये सब देख के गैप ईयर को एक यूजफुल एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो यू वुड डू बेटर। बट इसमें भी ज़रूरत है स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू टॉक, डायलॉग्स होना ज़रूरी है। ये जो बराक ओबामा की बुक है ना, बराक ओबामा की डॉटर ने भी गैप ईयर लिया था तो उसने मेंशन किया है अपने बुक में, डोंट माइंड द गैप। स्टडी सॉट इनटू रेबीज डेथ डिस्पाइट वैक्सीनेशन। सी बिफोर दैट स्टेट्स स्क्रैम्बल टू अवॉइड पावर रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट्स में भी कोल शॉर्टेज है, वो उसको वार्न कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये सेकंड टनल बन रहा है कुथिरन हिल्स में, नेशनल हाईवे 544 पलक्कड़ और थ्रिसुर के बीच में है। ये टनल जनवरी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। जब भी टनल की बात आती है, एक तो जम्मू कश्मीर तरफ बहुत टनल बन रही है, लेह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तरफ, दूसरा वेस्टर्न घाट्स में। टनल्स में ये होता है कि टनल से क्या हम यहाँ की जो सेंसिटिव इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बाइंडिंग कैपेसिटी वेस्टर्न घाट्स ऑल्दो ओल्ड है, मेच्योर है, बट यहाँ भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए टनल्स। बट टनल्स का रिक्वायरमेंट भी है, टनल से क्या होता है, ऑल वेदर दिस पैसेज बन जाता है क्रॉस करने का माउंटेन को, सो उसकी नेसेसिटी भी है। दिस इज अबाउट डॉग्स। सी डॉग्स जो हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड हैं, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज, जो समझने वाली बात है, डॉग जो है वो इन दी एंड डॉग होता है, मतलब एनिमल होता है। एनिमल होता है मतलब डॉग का बॉडी डिफरेंटली डिजाइन है, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जोनोटिक डिसीजेस जो होती है उसका कैरियर बन सकता है ये डॉग, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स। तो बात ये होती है, जैसे एक रेबीज होता है, रेबीज होता है डॉग के काटने से, तो वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। जो डॉग्स हैं डिसीजेस तो नहीं हो रही है, अदरवाइज ये डिसीजेस का कैरियर बन जाता है। तो एक स्टडी किया है कि रेबीज डेथ होती है डिस्पाइट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का क्वालिटी टाइम पे हुआ है, ये सब भी ध्यान रखना ज़रूरी है। स्ट्रीट डॉग्स
मैनी अ टाइम्स डॉग्स जैसे छोटे बच्चे एटसेट्रा है तो दे बाइट्स एट टाइम्स। तो द पॉइंट इज ये जो है डॉग्स ज़रूरी हैं, डॉग्स आर डियर फ्रेंड, बट वैक्सीनेट करें, प्रॉपर केयर करें एंड कंट्रोल करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज होम कमिंग। Tatas will find turning around Air India tough with a high fuel cost and travel hit by COVID-19। तो टाटा ने खरीद तो लिया है एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में, बट अब इसको रिवाइव कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। डेट लेडन एयरलाइन में रीबिल्ड कैसे होगा, कंसिडरेबल एफर्ट लगेगा। हैंड ओवर दिसंबर दिस तक हो जाएगा 2021। एयर एशिया, विस्तार और एयर इंडिया, अब टाटा का शेयर हो जाएगा करीब 26.7% इंडिया में दिस एयरलाइंस में। तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्केल है, सिनर्जी आ सकती है सिग्निफिकेंट लेवल पे। बाकी ये टाटा की हिस्ट्री हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। 1932 में टाटा एयरलाइंस आई थी, उसको एयर इंडिया किया, 53 में नेशनलाइज किया और 2021 में वापस टाटा को बेच दिया। गवर्नमेंट को साई ऑफ रिलीफ है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये एक वाइट एलिफेंट बन गया था, 20 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट इसको बेचने की कोशिश कर रही थी बट कोई खरीद नहीं रहा था। टर्न अराउंड एयर इंडिया एट अ टाइम ऑफ सोरिंग फ्यूल कॉस्ट। अब ये जिस टाइम पे एयर इंडिया को खरीदा है, जो फ्यूल है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। कोविड के कारण ट्रैवल भी हिट हुआ है तो टेकर्स नहीं मिल रहे हैं दिस एयर ट्रैवल के। तो ऐसे टाइम पे कॉन्ग्लोमरेट को इसको मैनेज करना और वापस रीबिल्ड करना एयर इंडिया को एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। सो दिस इज दिस, ये बात है। देन नेक्स्ट लीड आर्टिकल है ताइवान का। ताइवान फ्लैश पॉइंट इन द इंडो पैसिफिक सी। वेयर इज ताइवान? दिस इज ताइवान, दिस इज मेनलैंड चाइना, दिस इज आइलैंड, द्वीप है, दिस इज ताइवान स्ट्रेट जो उन दोनों को सेपरेट कर रही है, और ये है ताइवान सी। यहाँ पर है ताइवान, चाइना, एंड दिस इज ताइवान। ताइवान क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज चाइना ऐसे इंटेंशंस दिखा रहा है कि वो ताइवान का टेक ओवर करने वाला है, ताइवान को कंप्लीटली चाइना, मेनलैंड चाइना में इंक्लूड कर लेगा। इसके लिए चाइना अक्सर एयर डिफेंस जो है इसका जोन ताइवान का, उसको ब्रीच करता है, थ्रेट कर रहा है। इंटेंशंस मिस्टर शी जिनपिंग क्लियर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर ताइवान को पूरा इंक्लूड कर लिया जाएगा चाइना में। अब इसकी हिस्ट्री क्या है तो सी। राइजिंग कन्फ्रंटेशन है यूएसए और चाइना में, इससे क्लैश ऑफ आर्म्स हुआ ताइवान स्ट्रेट में। ताइवान जो है ना, इसको बोला गया अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ चाइनाज लिबरेशन अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इन 1949। तो जो आज का चाइना है, आज का चाइना मतलब 1949 में आज का चाइना बना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में चाइना को, टुडेज चाइना को टेक ओवर किया था। किससे किया था? इसके पहले यहाँ पे सिविल वॉर चली थी, सिविल वॉर। तो एक थे कम्युनिस्ट, दूसरे थे दिस डेमोक्रेट बोल सकते हैं, कुओमिंटांग पार्टी। तो सीसीपी और कुओमिंटांग पार्टी में फाइट हुआ, तो सीसीपी थी वो जीत गई, तो कुओमिंटांग पार्टी को वहां से भागना पड़ा और वो भाग के आ गए ताइवान में। ताइवान में उस टाइम पे यहाँ के नेटिव्स भी रहते हैं, और जो मेनलैंड चाइना से जो भाग के आए थे वो आ गए ताइवान में। तो दिस इज मॉडर्न डे ताइवान। तो ये केएमटी था, इनका लीडर था चियांग काई शेक। लॉस्ट हुआ वॉर 1945-49 में, और सिविल वॉर हारने के बाद, सिविल वॉर जो हारी इन्होंने सीसीपी से, सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को लीड किया था माओ जेडोंग ने। तो काई शेक की पार्टी हारने के बाद आ गई ताइवान में, और ताइवान में रूल करने लग गई। बट जो मेनलैंड चाइना है माओ जेडोंग वाला, वो बार बार क्लेम करता रहा कि देर इज वन चाइना, और वन चाइना में ताइवान को इंक्लूड हम करेंगे। तो इस बात पे 1945-49 से टसल चल रहा है। तो चियांग रिट्रीटेड टू आइलैंड ऑफ ताइवान, एक नया रिजीम किया, और उसने ये कहा कि असली चाइना हम है, और एक दिन हम मेनलैंड चाइना को अपने में इंक्लूड कर लेंगे, वापस रीगेन करेंगे। बस इसी बात की टसल है। ताइवान मीनवाइल यूएस का अलाय हो गया। कोरियन वॉर जो हुई थी उसमें यूएसए की हेल्प की ताइवान ने, तो ताइवान जो है वो यूएसए के क्लोज है। अब बिकॉज यहाँ कम्युनिस्ट थे, और यूएसए क्या है, दिस कैपिटलिस्ट वाला, तो यूएसए और चाइना की दोस्ती नहीं थी। 1979 में मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज किया, मतलब दिस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, मेनलैंड चाइना को यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया, तो ताइवान की अथॉरिटी कम हो गई। अब यूएस की पॉलिसी मीनवाइल कंटिन्यू रहती है 79 के बाद से, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, बिकॉज यूएसए को चाइना की ज़रूरत थी, तो यूएसए ने मेनलैंड चाइना जो है कम्युनिस्ट वाला, उसको प्रमोट किया, बिजनेस टाइज भी किए। अब आ गया 2021,
चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो यूएस अब ताइवान को सपोर्ट कर रहा है फिर से, ताकि ताइवान और चाइना आपस में फाइट करें और यूएसए का बेनिफिट हो। दिस इज ब्रॉडर गेम। तो ये बात है, यूएस की पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की। हांगकांग जो है वो भी पहले यूके के पास था, फिर चाइना को ट्रांसफर हुआ, बट हांगकांग इस बात पे ट्रांसफर हुआ कि 50 इयर्स तक वहां पे डेमोक्रेटिक, मतलब यूके का जैसा सिस्टम है गवर्नेंस का वैसा चलेगा। चाइना में तो ऐसा है नहीं, तो इसीलिए हांगकांग चाइना में इंक्लूड हो गया, बट अब ये कहलाता है वन कंट्री टू सिस्टम। ये कॉइन किया था डेंग जियाओपिंग ने। सिमिलर टर्म मिस्टर शी जिनपिंग चाहते हैं ताइवान में, बिकॉज मिस्टर शी जिनपिंग की भी एम्बिशंस है, लाइक यहाँ पे माओ जेडोंग है, यहाँ पे डेंग जियाओपिंग है। मिस्टर शी जिनपिंग भी इस लेवल का लीडर खुद को साबित करना चाहते हैं। दैट इज वाई वेरी मच इंक्लाइंड विद टू दिस कन्फ्रंटेशन विद ताइवान। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है, इकोनॉमिक लिंकेजेस बहुत है ताइवान और चाइना में, तो इससे अगर वॉर हुआ तो वर्ल्ड में क्राइसिस होगा, स्पेशली सेमीकंडक्टर एंड चिप्स का। मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएसए है यहाँ पे, जैसे अभी क्वाड हो गया, ऑकस हो गया। तो जो ताइवान है, क्या ये ट्रिगर कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट इस पूरे एशिया वाले जोन में, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन? इसको अवॉइड करना जरूरी है। मीनवाइल अगर ताइवान में भी पॉलिटिक्स देखें तो कुओमिंटांग पार्टी चियांग काई शेक की ताइवान में आ गई थी। ताइवान के उस टाइम पे लोकल रूलर्स भी थे, लोकल पीपल भी थे, तो इनमें भी टसल चलता है। केएमटी मतलब जो मेनलैंड चाइना से ताइवान भाग के आए, और यहाँ की लोकल पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ तालिबान ऑफ दिस ताइवान। ताइवान की ये जो डीपीपी पार्टी है वो इंडिजिनस पॉपुलेशन की है, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हमको मेनलैंड चाइना से कोई मतलब नहीं है, वी वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जो चाइना का मिस्टर शी जिनपिंग रिजीम है वो इस डीपीपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। लेट अस सी, बहुत सारे लेयर्स है यहाँ पे भी, देखते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीज़ है कि अगर यहाँ पे टेंशन होता है, वर्ल्ड पावर इन्वॉल्व होती है, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बन जाएगा। दूसरा, नेबर है चाइना हमारा, अगर यहाँ डिफरेंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो हमारी बॉर्डर्स में भी स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दिस इज हिस्ट्री एंड दिस प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स ऑफ ताइवान। This is awards discourage curiosity. Before that, this is lengthening shadow of Tamil nativism. ये QES डेटा है, ये फिर से एक रिपोर्ट का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा। अब जो इस टाइप का न्यूज़ है ना, दिस इज डेटा आज की टाइम पे बहुत फ्लक्चुएटिंग है, नॉट रिलायबल है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी देखा था, ऐसा QES भी है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमें समझना चाहिए वो समझना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाए। अगर एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। वी शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन। थ्रॉटलिंग द प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रेस को साइलेंस करना इज नॉट एट ऑल राइट, बिकॉज अगर रेगुलर चैनल साइलेंट होते हैं ना तो इनफॉर्मल चैनल आ जाते हैं, लाइक फेक न्यूज़। तो ज़रूरी है कि जो रेगुलर और फॉर्मल चैनल है उसको साइलेंस नहीं करें। अवार्ड्स डिस्करेज क्यूरियोसिटी, यहाँ पे बात है वही नोबेल प्राइज़ में जो अवार्ड्स जिसको मिले नहीं मिले, हर साल थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी भी होता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिला है या नहीं। अब जैसे ये पीस प्राइज़ है, गुड, यहाँ पे इनको मिला, लिटरेचर का प्राइज़ मिला। दिस इज देख, अवार्ड्स डिस्करेज क्यूरियोसिटी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स मार्जिनली, 4 पैरामीटर्स हैं इसके। एक तो परसेप्शन अबाउट द इकोनॉमी बेटर हुआ, एम्प्लॉयमेंट परसेप्शन, प्राइस एंड इनकम परसेप्शन, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जो इकोनॉमी है ना ये सेंटिमेंट्स पे चलती है, सेंटिमेंट्स राइट भी हो सकते हैं, मिसप्लेस्ड भी हो सकते हैं, बट जैसे स्टॉक मार्केट है वैसे ही इकोनॉमी है, और ये वर्क करती है सेंटिमेंट्स पे। ओके, यूएस आउटलाइंस अ सॉफ्टर फोकस फॉर क्वाड। अब यूएस ना क्वाड से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी एक मिलिट्री कोऑपरेशन टाइप होगा, मिलिट्री अलायंस टाइप होगा, बट इंडिया इतना इंटरेस्ट दिखाता नहीं है मिलिट्री अलायंस में, बिकॉज वी वांट टू बी फ्री, नॉन अलाइंड मूवमेंट टाइप, इंडिपेंडेंट सोवेरेन। तो यूएस अब ऑकस एक नया ग्रुपिंग आ गई, इसको सबमरीन दिया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूक्लियर सबमरीन। तो क्वाड इज देयर, बट अब क्वाड जो है ना वो बड़ा ब्रॉडन हो गया है, इकोनॉमिक्स, कल्चर, लाइक दैट, ये सब चीज़ें अब आएगी। क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं, टेल क्वाड के, और मालाबार एक्सरसाइज के परमानेंट मेंबर्स कौन है, टेल। इंडिया चाइना डिस्कस डिसएंगेजमेंट, 13th राउंड कोर कमांडर टॉक हुआ मोल्डो में, कोई नतीजे नहीं आए। डोमेस्टिक ट्रैवल का हाइक हो रहा है फेस्टिवल सीजन में।
देयर इज कंसेंसस ओवर काला पानी। अब व्हाट इज दिस काला पानी? पिछले साल इसको बड़े डिटेल में हमने देखा था। ये सब देखा था कि 1816 की सोगौली ट्रीटी हुई। महाकाली रिवर है जो रन करती है काला पानी से, नेपाल के साथ बाउंड्री है। अब रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, तो मेन रिवर क्या है? जो सगोली ट्रीटी था ना, उसमें ये लिखा था कि ये यहाँ से जो रिवर है, ये ऊपर से, इसके इधर वाला पूरा, इसके यहाँ वाला पूरा इंडिया है ना। और इसका एक नीचे वाली ट्रिब्यूटरी भी है, नीचे वाली ट्रिब्यूटरी दिस। तो इंडिया का जो सगोली ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो एरिया है ना वो इंडिया का है, दिस एरिया इज इंडिया। बट लास्ट ईयर नेपाल में भी दिस अल्ट्रा नेशनलिस्ट टाइप टेंडेंसीज थी, तो उन्होंने एक नया मैप रिलीज किया और ये जो जोन है जो ट्रेडिशनली इंडिया के पास है उसको क्लेम किया कि ये बिलोंग करता है नेपाल को। तो ये जो लोअर ट्रिब्यूटरी है ना इसको इंडिया माना, और नेपाल ने बोला ये दिस अपर वाली ट्रिब्यूटरी है राइट पोजीशन। तो अगर अपर वाली ट्रिब्यूटरी करेंगे तो ये एरिया नेपाल के पास आ जाएगा, लोअर ट्रिब्यूटरी करेंगे तो यहीं पे नेपाल की बॉर्डर खत्म हो जाएगी। तो इंडिया का ये वर्जन है जो सगोली ट्रीटी में हुआ था, और नेपाल ने एक नया मैप क्लेम किया कि ये पूरा एरिया उसका है। तो लिम्पाधुरिया, देन काला पानी, लिपू लेक, ये सारी चीजें नेपाल ने क्लेम किया और इस बात पे टेंशन हुए। तो लिपू लेक पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक वेंटेज पॉइंट है। नेपाल के लिए ये इमोटिव इशू भी हो जाता है, और नेपाल और इंडिया का ट्रेडिशनली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो दैट इज वाई ये जो फ्रेंडशिप है इसको डिप्लोमेटिकली टॉक्स के थ्रू सॉल्व करने का प्रायोरिटी देना चाहिए यहाँ पे। देर इज कंसेंसस ओवर काला पानी, एक्स नेपाल प्राइम मिनिस्टर, एक्स नेपाल मिनिस्टर ने कहा। देन दिस न्यूज, ये है ओडिशा का क्योंझर। नाउ लुक एट दिस रिवर। ये रिवर इतनी रेड क्यों हो रही है? ये रिवर रेड इसलिए हो रही है बिकॉज इसमें आयरन ओर आ गया है, आयरन ओर का डस्ट आ गया है, रेडिश ब्राउन हो गई है। और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो डिपेंडेंट है इस रिवर पे। तो ये क्या बताता है कि जैसे ओडिशा है और एक झारखंड, ये दोनों राज्य है ना, इनके पास मिनरल रिजर्व्स का सुपर डुपर वेल्थ है, मिनरल्स के लिए ये ब्लेस्ड है। इसके बाद भी आप देखो झारखंड और उड़ीसा, इवन छत्तीसगढ़ भी, यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, ह्यूमन कैपिटल को इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? दीज पीपल से ये बताते हैं कि जो हम इनसे मिनरल्स एंड ओर्स एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये डिटीरियोरेट करता है यहाँ की लोकल हैबिटेट को भी। यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, अब सी डिसीजेज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस आयरन ओर डस्ट एंड ऑल, तो लाइव्स भी लॉस्ट हो रहा है। स्टेट का रिचेस्ट आयरन ओर रिजर्व, पोवर्टी आ रही है, न्यूट्रिशन कम है और पॉल्यूशन कम हो रहा है। तो जो माइंस हैं, चाहे वो अभी आप कोल माइंस का भी मैप ड्रॉ करना, ज़्यादातर कोल माइंस इधर है, या फिर आप आयरन का देखो, जो कॉस्ट है जो लोकल पीपल को पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज माइनिंग एक्टिविटी, वो ह्यूज होती है। तो इस चीज़ का भी एक एड्रेस करना ज़रूरी है। ये डैनिश डे आउट है, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है मेटे, अभी ताजमहल गए, वाह ताज, द प्लेस इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज न्यू एमओडी कॉम्प्लेक्स इज डिजाइन टू बी इको फ्रेंडली, आर्किटेक्ट ने कहा। ये नई बिल्डिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अब इको फ्रेंडली आर्किटेक्ट क्या होता है? इको फ्रेंडली आर्किटेक्ट मतलब बिल्डिंग ऐसी बनाए जैसे एक हवा महल, हवा महल हिस्ट्री, वहां पर ऐसा लगता है कि ब्रीज, एसी की भी जरूरत नहीं है, नेचुरली एयर कंडीशनड है बिकॉज उसका आर्किटेक्ट ही ऐसा है। तो वी शुड डिजाइन अवर बिल्डिंग्स इन सच अ मैनर, एनर्जी पे डिपेंडेंसी कम हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीजें हो। जैसे यहाँ पे लाइट गेज स्टील फ्रेम है, नॉन पॉल्यूटिंग ड्राई कंस्ट्रक्शन मेथड यूज हुई है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चरल मेंबर्स लगे हैं, लाइक पहले से फिटेड, वहाँ पे केवल असेंबल करना है। जैसे अभी हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, ये सब न्यूज टेम्पलेट है, रेडीमेड है, इसको बस असेंबल करना है अपने आंसर में। तो दिस इज स्ट्रक्चरल मेंबर्स। टेराकोटा का फसाड है, इससे क्या होता है, सोलर हीट रिड्यूस होगा, तो एयर कंडीशनिंग कम ज़रूरत पड़ेगी, 30% एनर्जी बच जाएगी। फिर विंडोज़ है, वहाँ पे ग्लेज्ड किया है ताकि नेचुरल लाइट भी आए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी हो। द पॉइंट इज दीज आर ग्रीन बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चरल मार्वल, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, सो दैट जो एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंट हो। जैसे टेरी का भी देखते हैं अपन, तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो। ये 5 पॉइंट्स बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में हमें यूज करना चाहिए सो दैट एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बने। इसी पे सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूटिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
क्यों ज़रूरी है? एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी प्रोडक्शन ज़रूरी है, बट एनर्जी अगर आप सेव करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन. Discuss some of its design specialities. So this is the second question for today. Then this is about Taiwan won't bow to China's pressure. वहाँ के चीफ ने कहा. ये साइंटिस्ट है मिस्टर AQ खान. पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके इज नोन एज फादर. ही वॉज अक्यूज ऑफ ट्रेडिंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स विद ईरान एंड नॉर्थ कोरिया एज वेल. देन ईरान ने 20% एनरिच्ड यूरेनियम कर लिया. ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ. देन इराक में वोट है बट वोट परसेंटेज बहुत कम है. लिबिया ओवरऑल बॉन्ड्स. आज संडे, इकोनॉमिक्स नहीं आता आज. दिस इज स्पोर्ट्स. ओके, सो दिस इज द हिंदू. अब इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है डिमांड अप हो गई, सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, इसलिए कोल का शॉर्टेज दिख रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट. ये दिल्ली का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. डिप हुआ है स्ट्रीट क्राइम पे since launch of all women patrol team. This is excellent. ये जैसे इनको व्हीकल्स भी दिए हैं, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर. बीट्स में जाके पेट्रोलिंग करना है, सोसाइटीज में, गलीज, एवरीवेयर. इससे क्या होता है कि जो विमेन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करती है अगर विमेन पुलिस ऑफिसर आके उनसे बात करे, और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा इजीली बता पाती हैं विमेन पुलिस ऑफिसर को. सो दैट इज़ वाई विमेन पुलिस इज गुड. देन दिस इज अनदर न्यूज़ कि जो जैसे मूर्तिकार है, कल हमने देखा था ना, जो पूजो सेरेमनी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा दिस इकोनॉमी है, इकोनॉमी चलती है इससे. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल इस बार ये इनका वर्क भी हैम्पर हुआ है. देन दिस इज तेलंगाना. यहाँ क्या न्यूज़ है कि अक्सर क्या होता है, जैसे ट्राइबल एरियाज है, यहाँ से बाहर के लोग आ जाएंगे और ट्राइबल लैंड पे एनक्रोचमेंट करते हैं और इससे फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है. इसीलिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट भी आया था. तेलंगाना में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं ट्राइबल लैंड पे. देन दिस इज द फ्लाइट पाथ. एयर इंडिया टाटा चैलेंजेस क्या होंगे? लिफ्टिंग ऑफ एयर इंडिया को सेल करना इज अ गुड थिंग. ये अमेजन का शेयर है. सी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन 18% एमिट कर रहा है दिस पॉल्यूशन. ट्रांसपोर्ट 13%, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस प्रोडक्ट वेस्ट का इतना है, एग्रीकल्चर का 14 है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हम करते हैं इंडिया में प्राइमरली होता है कोल से. जो बिजली जनरेट होती है तो कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इससे क्या होता है? एमिशन होता है पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस. It must aim not only to reduce emission but also reward farmers through carbon credit. तो this is there. जैसे स्टबल बर्निंग भी अभी न्यूज़ में है ना, स्टबल बर्निंग से भी दिस धुआं पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स. टैक्सिंग बिग टेक वेयर इट अर्न्स प्रॉफिट. ये बात है, 15% का जो मिनिमम टैक्सेशन है. दिस इज न्यूक्लियर. और ये बात है लो टर्न अराउंड इराकी वोट में, ये क्रैश. एंड दिस इज अबाउट रिलायंस बाय कर रहा है REC सोलर होल्डिंग्स. इससे क्या होगा? सोलर पैनल को पुश मिलेगा. सोलर पैनल डोमेस्टिकली ज़्यादा बेटर कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सकता है. लेट अस सी. विल्सन सोलर को दिस शापूरजी पॉलनजी ग्रुप कर रहा है. RIL पिक्स अप 40% इन स्टर्लिंग इन विल्सन सोलर. जो रिलायंस है ना, जैसे रिलायंस ने अभी जियो में स्टेक्स किए थे, एक्सेलेंट मूव था. अब जो नेक्स्ट है ना, वो सारा फोकस आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे. तो लेट अस सी. BSNL के पास 4G आ रहा है जब सब लोग 5G की बात कर रहे हैं. देन दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. हिंदी में हम देखते हैं, जैसे कोयला देखा ना, तो कोयला क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन है. ऑर्गेनिक मैटर से बना है. जीवाश्म ईंधन है. घरेलू ईंधन के रूप में होता है. लोहा, इस्पात, भाप इंजन, उद्योग, बिजली पैदा करने के लिए. तो कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर बोलते हैं. इंडिया में जगह जगह है ना थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ पे कोयले से बिजली जनरेट हो रही है. एक होता है हाइड्रो पावर स्टेशन. आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं लाखों साल पहले बना था. विशाल फर्न, दलदल, स्वाम्पी पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे, इसीलिए इसे बोलते हैं बरीड सनशाइन. तो बरीड सनशाइन क्या होता है? कोल होता है. कोल को बोलते हैं बरीड सनशाइन बिकॉज दबा हुआ था ये. प्रमुख उत्पादक चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत है. भारत ऑस्ट्रेलिया से कोल को इंपोर्ट भी कराता है. झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो में प्रमुख क्षेत्र है.
4 कैटेगरी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट डिपेंडिंग अपॉन कार्बन परसेंटेज। सो दिस इज कोयला। अभी जो आंसर आप लिखोगे ये सारी बातें उसमें लिखना कोल के बारे में। ये सी सेट है। यहाँ पर हमें इजी था कि लाइक राहुल दिस इज मदर का फादर, फादर की एक ही डॉटर है तो वो इसकी मदर ही हो गई, मोनिका डॉटर। अब इनके जो हस्बैंड है तो वो राहुल के फादर हो गए, सो द आंसर इज फादर। सिमिलरली जब भी ऐसे सवाल होते हैं ना, इन सवालों पे हायरार्की बनानी चाहिए कि ये एक जनरेशन हुई, ये ऊपर वाली जनरेशन, ये नीचे वाली जनरेशन। इससे विजुअलाइजेशन बेटर होता है और करेक्ट आंसर पे आप क्विकली आ जाओगे। तो सेम इधर देखना था हमें, तो सरोज जो है दिस मैन इज कजिन ऑफ सरोज। यहाँ भी हायरार्की बनाया, आई के ऊपर के, फिर जे पैरेलल, फिर एम नीचे, फिर एल। तो रिलेशन क्या हुआ, एल और आई का अंकल। ओके, सो दिस इज सी सेट। सी सेट अब अपन क्या करते हैं, सेपरेटली इसको स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, लेट्स डू दिस। ओके, सो आज हमने पढ़ा दिस एनर्जी एफिशिएंसी, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। और जो सेकंड है वो आपको प्रिपेयर करना है कोल की ज्योग्राफी में, और कोल के रिजर्व्स का एक मैप भी ड्रॉ करना है। So this is 11th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.